अपोजिशन जमातों के प्लेटफॉर्म से असूली तौर पे मुत्तफिक हैं। दोनों सियासी जमातों ने जो बुनियादी जमहूरी उसूल हैं उनका आदा किया है। दोनों जमातें पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के लिए और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी के लिए मिलकर जद्दोजहद करेंगी। आसिफ जरदारी साहब की तमारदारी के लिए वहाँ पर गया था, वहाँ पर सियासी गुफ्तगू भी हुई। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड मुहैया करेंगे, वो फंड कहाँ हैं? वफाक हुकूमत सिंध के साथ पूरी मुशावरत के साथ फौरी तौर पर यहाँ पर रिहेबिलिटेशन के इकदाम करे, मसाइल को हल किया जाए और सियासत न की जाए। सबको मिलकर हमें कराची और सिंध के अवाम की खिदमत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। बिल आखिर अपोजिशन 20 सितंबर को आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुत्तफिक हो गई। 20 सितंबर को कॉन्फ्रेंस तो होगी, लेकिन होगा क्या? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने फेटफ के हवाले से फेटफ कवानीन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतल्लिक़ा कवानीन पास कराने पर आज मुशावरत मुकम्मल कर ली और लाइकली है कि नेक्स्ट वीक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहते हैं कि अपोजिशन फेटफ बिल पर तामुन के बदले NRO मांग रही है, अपने केसेस ख़त्म कराना चाह रही है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने गुज़श्ता रोज़ तर्जमानों के इजलास में ये भी कह दिया था कि फेटफ के मामले पर भारत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। आज वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी और CPAC के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने बड़े वाज़े तौर पर अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। 4 सफ़ात और 12 पैराग्राफ पर मुश्तमिल उनका तफसीली जवाब आ गया। हम मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर निहाल हाशमी साहब ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब इजाज़ुल हक साहब ने, सरबराह हैं मुस्लिम लीग जेड के। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के, क्योंकि इनकी पार्टी भी आज APC में मौजूद थी। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने वक्त निकाला। अब्बासी साहब, आप चूँकि यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, ये फरमाइए कि APC की तारीख़ का ऐलान हो गया। अब जो आप कहते थे ना, PTI कहती थी कि ये मुनक़सिम है, इत्तेहाद नहीं है, APC नहीं कर सकेंगे। आज APC का बाकायदा तौर पर ऐलान हो गया। कितना PTI ख़तरा महसूस करती है? ऐसा बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने अपना काम करना होता है, हम हमारा ख्याल है अपना काम कर रहे हैं और जिस स्पीड से करना चाहिए था कोविड की वजह से, कुछ और परेशानियों की वजह से हमारा पेस थोड़ा सा कम था, हम उसको पेस अप करेंगे। ऑपोजिशन का काम होता है कि कोशिश करना कि उनके हाथ में कुछ आए और नॉर्मली ऑपोजिशन करती भी हैं। हम ऑपोजिशन थे तो हमने बड़ा पब्लिक एजिटेट भी किया इश्यूज़ पे। इस जो ऑपोजिशन है इसका मसला क्या है कि 2 बड़ी पार्टियों की जो लीडरशिप है वो इतनी डिसक्रेडिटेड हुई हुई है, इतने उनके ज़ाती करप्शन के केसेस हैं कि वो हर जगह कोई ऐसा स्टैंड से ले ही नहीं सकते। एक आपको आवाज़ आएगी इंतकाम है, नैब न्याजी गठजोड़ है। लिहाजा जो एक इशू है जो हुकूमत को ख़तरा होता है पब्लिक एजिटेशन से, वो होती है अगर कोई क्रेडिबल लीडरशिप हो जिसके पीछे पब्लिक आए। ये मौलाना के घुटनों में क्यों बैठते हैं कि मौलाना के पास मजहबी वो एक इंतहा पसंद तो नहीं कहना कि चले, मजहबी उनके पास एक स्ट्रीट पावर है मज़हब की बुनियाद पे। उस स्ट्रीट पावर को ये एक्सप्लॉइट करते हैं और ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन दोनों का एक ही मकसद है, जो 34 पॉइंट उन्होंने हमें कागज़ पकड़ाए हैं असेंबली में कि हमें नैब का कानून तब्दील करें जिससे मोहतरम जरदारी साहब और उनका पूरा ख़ानदान, नवाज़ शरीफ साहब और उनका ख़ानदान, शहबाज शरीफ साहब और पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की उनकी टीम ये किसी तरह बाहर आ जाए। वही बात है जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, क्या वाकई इसीलिए APC हो रही है कि जो 34 नुकात का नैब तरामीमी बिल दिया था वो चूँकि उधर नहीं हुआ? जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं वही सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप लोग तो बस चाहते हैं कि किसी तरह से केसेस ख़त्म हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, सदाकत हमारा भाई है, वजीर नहीं बनाया तो क्या हुआ? आज उनके पास अल्फाज नहीं है कि वो जवाब बनाए, जवाब बनाए। उनके जवाब में ही, उनके सवाल में ही जवाब मेरा है कि क्रेडिबल लीडर अगर नहीं है
तो फिर मरियम नवाज जब निकलती है तो पूरा इस्लामाबाद, मरी से लेके इस्लामाबाद लोग ही लोग होते हैं, तो फिर इनको खौफ आता है, हजारों पुलिस तैनात कर देते हैं। जब शहबाज अब्बासी साहब कह रहे हैं आपने कहाँ देख लिए हैं लोग? ये निहाल भाई ये मेरा इलाका है, मुझे तो कोई लोग नजर नहीं आए। जी जी, आपको नजर नहीं आया ना? शहबाज शरीफ आते हैं, हाँ, जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो पूरा कराची को पता चल जाता है कि शहबाज शरीफ आया है। हम इक़्तिदार में नहीं है, हमें कोई पटवारी तो नहीं लाया गया है। तो आपको खौफजदा होना चाहिए कि लोग निकल गए, लीडरशिप आ गई है, लीडरशिप बता रही है कि हम लीडर हैं। दूसरी तरफ अगर 20 को APC हो रहा है तो ठीक हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि इस मुल्क के अवाम तंग है। नवाज शरीफ गए थे 30 रुपए किलो आटा छोड़ के, 50 रुपए किलो चीनी छोड़ करके, 60 रुपए का पेट्रोल छोड़ के गए थे, 8 रुपए का आपका इलेक्ट्रिकल बिल छोड़ के गए थे, बिजली के बिल। आज डॉलर छोड़ के गए थे 103 पे। आज की बात कर रहा हूं, आज लोग आपको तलाश कर रहे हैं, लोग दूरबीन लेके तलाश कर रहे हैं। ये तो शुक्रिया अदा करें कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने कॉल नहीं दिया, वरना आपका सड़कों पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लोग पकड़ेंगे, हम छोड़ दें, अवाम बेरोजगार लोग पकड़ेंगे, भूख से सताए हुए लोग पकड़ेंगे, आपको महंगाई से सताए हुए लोग पकड़ेंगे, आप करप्शन में जो आप लोगों को मुब्तला किया वो लोग आपको पकड़ेंगे, बारिश में जो आपने सवाद को डुबो दिया वो लोग आपको पकड़ेंगे, BRT में जो आपने तबाह किया वो लोग आपको पकड़ेंगे, बैरून मुल्क से जो जब आएगी APC आती है, देखते हैं ना APC, इधर रुकिएगा, APC आती है तो हाशमी साहब फिर हम देखते हैं ना, इधर रुकिएगा। इजाजुल हक साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या वाकई अब अपोजिशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं है? वो सिर्फ स्ट्रीट में आए, एजिटेट करें, एहतजाज करें, APC में यही कुछ डिसाइड होना है, या और भी कोई ऑप्शन अभी बच गया है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा कदम है अगर ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं एक पेज पे, और APC बुला लिया कि बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे थे, एक दूसरे पर एतबार नहीं था, एक दूसरे पर यकीन नहीं कर रहे थे, शायद एक दूसरे को कहीं हर किसी को लग रहा था कि अगला जो है वो मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि माजी के अंदर ये हो चुका है। जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, APC हुई, तो बड़ा वाज़ेह उसमें लिखा हुआ था कि कोई जमात जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं करेगी। तो फिर थोड़े दिनों बाद पता लगा कि एक गैर मुल्क में सदर पाकिस्तान उस वक्त के जो थे जनरल परवेज मुशर्रफ की और मोहतरमा की मीटिंग हो रही थी अबू धाबी में, और एक NRO हो रहा था। अब यही खतरा एक दूसरे से ऑपोजिशन को लग रहा था कि ये ना हो कि लोग हम इकट्ठे करें, मीटिंग हम बुलाएं और कोई दूसरी जमात जाके कहीं अपना मामला सीधा ना कर ले। अगर तो ऑपोजिशन वाकई APC बुला रही है अवामी हमदर्दी के लिए, अवाम के दुख दर्द के लिए, तो फिर कामयाब होगी। क्योंकि लोग इस वक्त, जैसे कि अभी निहाल हाशमी साहब ने बताया, महंगाई, बेरोजगारी और कीमतें जो है वो कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत कहती है 70 रुपए पे लेकर आए, चीनी 110 पे चली जाती है, आटा जो है वो 75 रुपए पे चला जाता है, बिजली के बिल माशाल्लाह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। तो इस दफा बड़ा अच्छा किया है कि पेट्रोल की कीमतों को नहीं बढ़ने दिया। तो अब हुकूमत को भी अपने एजेंडे में रखने के लिए, लोगों पे तवज्जो देने के लिए एक अच्छी मुस्बत ऑपोजिशन की जरूरत होती है। लेकिन ऐसी ऑपोजिशन नहीं होनी चाहिए कि जैसे FATF का जो आपने भी जिक्र किया कि वो पे आता हूं, मैं इजाजुल हक साहब उस इशू पे आता हूं, मैं पूरा उसको एक सेगमेंट में ट्रीट करना चाहता हूं। सेनेटर जाहिद खान साहब, इजाजुल हक साहब ने वही क्वेश्चन उठाए जो आपकी जमातें एक दूसरे के बारे में करती रहती। मसलन पिछले हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान ने इसी तरह से मुशावरत बुलाई थी जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग को नहीं बुलाया था। अब वाकई आप समझते हैं जैसे अवामी नेशनल पार्टी है, JUI है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, इन तमाम पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात आज दूर हो गए बड़ी पार्टियों पर, पीपल्स पार्टी पर, नून लीग पर? देखिए शौकत साहब, हमेशा के लिए ऐसा होता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, अपना एक रास्ता होता है, उस पर चलती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर अगर आपने देखा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज
जब भी कोई तहरीक चली है, जब भी किसी तहरीक पे मुतफिक हो तो मिनिमम एजेंडे पे मुतफिक हो चुकी है और उसके लिए फिर चली है। इस वक्त जो हुकूमत का जो रवैया है या जो हुकूमत के आवाम के लिए जो मुश्किलात पैदा किए, इस अपोजिशन के पास कोई और चारा है नहीं तो वो इकट्ठे होके इनका रास्ता रोके, ताकि जो आवाम के साथ ना इंसाफ और जुल्म हो रहा है कि उसको किस तरीके से रोका जाए। अभी आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे खारिजी पॉलिसी का जो हाल है वो भी आपके सामने है। सऊदीया से हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पे मुझे आज प्राइम मिनिस्टर के उस पर जो इंटरव्यू दे रहा था वो कहते कि मेगा कोई करप्शन नहीं हुआ। तो ये आटा, ये शुगर, ये दवाइयाँ, ये पेट्रोल, ये किसने किया? ये कौन से लोग थे जो इसमें इतने बड़े स्कैंडल जिसमें अरबों रुपए का गए? तो ये करप्शन नहीं है तो ये और क्या चीज है? और जो आवाम के लिए न तो रोजगार है, महंगाई उरूज पे है, आटा मिल नहीं रहे, चीनी का यही सूरत हाल है। तो इसमें अपोजिशन के पास और कोई चारा है नहीं कि वो मिलकर इकट्ठे हो ताकि हुकूमत की इन कार्रवाइयों से रास्ता रोके। हुकूमत गिराना या हुकूमत को बचाना ये अलग बात है, लेकिन अपोजिशन का अपना एक किरदार होता है कि जिसको उसने अदा करना होता है। और आपने जिस तरीके से बात किया, बिल्कुल सही बात की कि पहले हमारी छोटी पार्टियों की हुआ। एक इसमें जो पेशरफ सबसे बड़ी अहम है वो यही है कि अख्तर मिंगल जो इस हुकूमत का एक कोलिशन पार्टनर था, आज वो अपोजिशन का हिस्सा है, वो अपोजिशन में बैठे हैं। और इस तरह और भी जो बैठे हुए हैं इनके, क्योंकि इसके तो अपनी मेजॉरिटी है नहीं जो हुकूमत कर रहे हैं, इनकी यही इत्तेहादों की यानी एपीसी आप समझ रहे हैं कि हुकूमत गिरे ना गिरे लेकिन हुकूमत का रास्ता रोकना है अवामी मफाद के हवाले से। यहाँ रुकिएगा नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से। स्पेशली हुकूमत ने मुशावरत की कि फैटेफ का बिल कैसे पार्लियामेंट से मंजूर करवाया जाए। एपीसी का ऐलान आज अपोजिशन ने कर दिया। इजाज़ुल हक साहब, ये भी चीज़ सामने आई, ये भी कहा गया, अपोजिशन की तरफ से कहा गया कि पीटीआई और इसकी हुकूमत ख़ुद वज़ीर आज़म मुल्क में इंतशार फैलाने का बायस बन रहे हैं, यानी मुल्क डिवाइड हो रहा है इनकी वजह से। इस इल्ज़ाम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हुकूमत की वजह से तो मैं नहीं समझ रहा कि कोई ऐसा इक़दाम इन्होंने किया है जिससे कि मुल्क डिवाइड हो, लेकिन कुछ कौमी इश्यूज होते हैं जिसमें कि हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे ये FATF का था, या फिर मुझे याद है कि पिछली हुकूमत के दौरान जब हम पार्लियामेंट में थे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें तमाम जमातें साथ बैठकर मुश्तरका तौर पर एक लाएमल बनाया था। तो यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े कौमी इश्यूज आए हैं सामने। एक कश्मीर का इशू आया, उसके बाद FATF का इशू आया, उसके बाद ये जो कोरोना का इशू आया, फिर सैलाब का इशू आया। तो इसमें एक किस्म की कौम को महाजराई नजर आई है। ये एग्जैक्टली इन्हीं 4-5 पॉइंट्स को बुनियाद बनाकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एहसन इकबाल साहब की और दूसरे लोगों की, उन्होंने तो बरमला एग्जैक्टली इन्हीं अमूर के हवाले से कहा कि हुकूमत इकट्ठा नहीं कर सकी, कौम को इंतशार में फैला दिया। इकट्ठे होना चाहिए था, मैं ये कह रहा हूँ कि इन इश्यूज पे अपोजिशन को, बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठना चाहिए था। अब देखिए ना, कराची का इशू है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दौरा अलग, शहबाज शरीफ का दौरा अवामी दौरा कह रहे हैं, वजीर आजम का दौरा कल से शुरू होगा, इंतजामी दौरा है। लेकिन ये जो सारे दौरे हैं एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी पर ख़त्म हो गए। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि वहाँ जो लोग डूब रहे हैं, जिन लोगों ने बीमारी काटी है, जिन लोगों ने मुश्किलात का सामना किया, और अगर आपने वो फुटेज देखी हो कि बच्चे जो है वो इतने इतने पानी में खड़े होकर खाना प्लेटों के अंदर ले रहे हैं या जो तकसीम हो रहा है उनको, तो वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे। तो इन चीजों पे तो कम से कम एक मुश्तरका लायामल होना चाहिए। इधर रुकिएगा, जवाब ले लेते हैं, इधर रुकिएगा, जवाब ले लेते हैं। जी अब्बासी साहब, ये जो अपोजिशन कह रही है कि इंतशार फैला रही है हुकूमत, मसलन कोरोना पे भी मुहाजराई चलती रही, अपोजिशन ये कहती है कश्मीर का पिछले साल जो वाक़या हुआ, मोदी ने इकदाम लिए, मोदी को जुर्रत कैसे हुई कि उसने इस हुकूमत के होते हुए ये इकदाम ले लिए। तो वज़ीर आज़म ने कल कराची जाना था, अब कल नहीं जा रहे, वो परसों जा रहे हैं। डिलेड रेस्पॉन्स नहीं है ये?
2-3 बातें आपने की, आखिरी लेके चलते हैं। कोरोना पे हमारी अपोजिशन को समझ ही कुछ नहीं आ रही थी, जो हमें पता चल रहा था। हमारी लीडरशिप कही थी कि लॉकडाउन करेंगे तो मुल्क बैठ जाएगा। हमारा ख्याल है उस वक्त भी ये सियासत कर रहे थे और हम इनको समझा रहे थे। हमें तो बड़ी बिलावल साहब की और शहबाज साहब की अगर पुरानी अब क्लिप्स चला लेना तो आपको हंसी आएगी आज के हालात देख के। वो तो पता नहीं 22 लाख बंदा मरेगा तो 1 करोड़ बंदा, इन इस तरह की स्टोरियाँ सुना, पता नहीं क्या, अल्लाह माफ़ करे उनकी विश लिस्ट क्या थी कि असद उमर साहब ने खुद ही फिगर दिए थे जो एनसीओसी के सरबराह असद उमर साहब ना, उन्होंने भी यही कहा था कि अल्लाह खैर करे तो ऐसा नहीं होगा, वरना प्रोजेक्शन ये हैं। तो ये सिर्फ अपोजिशन थोड़ी कह रही थी ये बातें। असद उमर साहब उस वक्त एनसीओसी में वो सारे सूबों की नुमाइंदगी कर रहे थे। हुकूमत का मौक़िफ़ जो हमने दिया था वो ये था, ये कहते थे कि आप सब कुछ लॉकडाउन करें। हम ही ने कहते थे लॉकडाउन इफेक्टिव है नहीं, पूरा लॉकडाउन नहीं हो सकता, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं। निकल नहीं आए ना, आप हमारी कितनी बड़ी कामयाबी को इतना आराम से रद्द नहीं कर सकते। पूरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इमरान खान गवर्नमेंट ने कोविड को बेस्ट तरीके से मैनेज किया। दुनिया के साइंटिस्ट मानते हैं, आप भी माने। अगली बात नहीं, साइंटिस्ट मानते हैं कि आपने वैक्सीन ईजाद कर, अल्लाह ताला ने रहम किया है, अल्लाह ताला ने बचाया है, आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो कुछ नहीं हो सकता ऐसे ही ना। लेकिन जिस तरह हमें ये करवा रहे थे, जिस तरह मोदी को करवाया है कि इकॉनमी भी बंद की, लॉकडाउन भी किया, आज 40 लाख लोग कोविड में भी है और इकॉनमी भी बैठ गई। अच्छा, कराची क्यों नहीं गए कल? कराची क्यों जाना था? कोविड आप G7 जो मुल्क हैं, मोस्ट प्रॉस्परस कंट्रीज, आज वो 12% ग्रोथ आगे चले जाते हैं। कराची वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात FATF में मैं अगले पोर्शन में आऊंगा। FATF में कराची में इमरान खान साहब ने जाके काम करना है। शहबाज साहब ने पता क्या काम का है? शहबाज साहब ने ये नहीं कहा कि 13 साल से या 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और कराची के अवाम का मसला क्या। उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ का मसला क्या। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो ताकि वो जिन केसेस में फंसे हुए वो निकले। मुझे बताएं 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत के बाद कितने इख्तियारात हैं कि जाके कराची की नालियाँ ठीक करना, कराची के सीवरेज ठीक करना, कराची का कचरा उठाना। क्यों जा रहे हैं? नहीं, अब तो हम ये समझ रहे हैं सिंध की हुकूमत फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। सिंध की हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ता, कराची के लोगों को वो मतलब उन्होंने मार दिया है और हम जाके एक वफाकी हुकूमत जाके यानी अपने सारी चीजें छोड़ के लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इधर रुकिए हाशमी साहब, ये फरमाइए, हुकूमत कहती है कि हम इंतशार नहीं फैला रहे, हम तो जाकर जख्मों पे मरहम रख रहे हैं। ये खुद ही काम नहीं करते और फिर अल्टीमेटली आ जाते हैं सड़कों पे, आ जाते हैं कराची। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि जी हमें छोड़ दिया जाए, हमें NRO दे दिया जाए। सबसे पहले तो पूछे कि कहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने लिख के दिया या जबान से कहा हमें NRO दे। ये बेचारे नाकाम हो गए। सबसे पहले तो इनको सवाल जाना चाहिए, BRT के बसों में जो आग लग गया उन BRT के बसों के जाके आग बुझाएं। और ये बेचारों से तो KP नहीं संभला, ये जो इस्लामाबाद का हशर हो गया वो नहीं संभला। ये कराची आएंगे फोटो सेशन के लिए और बाद मर्ग जो है या हुसैन करने के लिए आएंगे। जब कराची के लोग डूब गए थे, जब हमें चाहिए था बिजली सस्ती, उस वक्त ये नहीं आया। आज बिजली इन्होंने के इलेक्ट्रिक की महंगी कर दी, पूरा कराची डूबा होता है। ये आएंगे हमारे पर सिर्फ के इलेक्ट्रिक की महंगी नहीं हुई, बाकी बिजली भी महंगी होगी। हाशमी साहब, आप कराची वाले अकेले नहीं हैं। क्या किस लिए आ रहे हैं? ऐसी हुकूमत से ना होना हुकूमत अच्छी है। ये तकसीम करें, ये आधे पाकिस्तान के बल्कि पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि हम इंडियन एजेंट हैं। ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान और अपोजिशन की एक सोच है। ये किस तरह के लोग हैं? इनका तो मेडिकल इलाज होना चाहिए। इनकी जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को भारतीय एजेंट कह रहे हैं ये लोग, और वो भी वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पे कह रहे हैं। भाई हम आप पे तनकीद कर रहे हैं, हमारा हक है तनकीद करना। आपने मुल्क में तबाही फेर दी, आपने डॉलर महंगाई अपने उरूज पे, कश्मीर को आपने डुबो दिया, आपने कौम को तकसीम कर दिया। जब कश्मीर पाकिस्तान का मसला है, PTI का मसला नहीं है, कश्मीर उम्मा का मसला है। बात तो फिर वही रही ना हाशमी साहब, बात वही रह गई कि बात वही रह गई कि इन्होंने खुदाई दावा करते हैं कि हमने कोविड को ठीक किया। ये खुदाई दावा करते हैं। इधर रुकिएगा। सेनेटर जाहिद खान साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात आई है
कि 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात सूबों के पास, पैसे सूबों के पास, फिर क्यों तवक्को रखी जाए कि कराची में या किसी और सूबे में जहां कोई मसला हो मरकज़ी जाए, मरकज़ी पैसे दे, मरकज़ी इंटरवीन करे? देखिए शुक्र फराज साहब, एक बात वाज़ेह है, बदकिस्मती है कि हमारी मीडिया की ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़्यादा फोकस कराची पे है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा नुकसान हुए हमारे सूबे में हुए, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। इस वक्त 30 लोग वहां मरे हैं। कराची सिंध में कितने मरे टोटल आप बताए? लेकिन जो हमारे साथ हुआ, इन लोगों की घरें बह गई है नालियों में, लोगों के ब्रिजेस, रोड सारे तबाह हो गए हैं। कराची में तो पानी ठहर चुका है ना, पानी अच्छी बात नहीं है, ठहर चुका है, वो निकल जाएगा। लेकिन जो बर्बादी हमारे सूबे में हुए उसके तरफ न मीडिया के कोई तवज्जो है कि वो दिखाया जाए कि क्या क्या हो रहा है वहां पे, और ना हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का तो खैर वो बेचारे तो ऐसे बैठे होते जिस तरह आपके पंजाब नहीं, तो ज्यादा जो नुकसान हुआ वो स्वात में हुआ, दीर में हुआ, तो चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब भी तो स्वात से ही है ना। तो मेरे भाई, तो यही तो बात है ना कि उधर के तो आप कराची पे तो आप सूबाई हुकूमत पे इल्जाम लगाते कि वो नाकाम हुआ, वो तो खैर पीपल पार्टी वो तो खुद जवाब देते। तो ये किसके औकात? ये तो मरकज में भी उनका है और सूबे में भी उनका है, तो इधर क्यों ऐसा हो रहा है? मैं यही तो सवाल, मेरा सवाल बनता है ना कि मैं पूछूं, मीडिया से भी पूछूं और हुकूमत से भी पूछूं कि ये जो सूरत हाल हमारी सूबे का हो रहा है उसमें क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही है? इसमें तो तकरीबन 7 साल से उनकी हुकूमत है। पहले उस कराची पे तो इल्जाम लगाए कि उनकी हुकूमत है, यहाँ पे तो जा रहा है, तबाही तो इनकी हो रही है। तो ये क्या, इसने क्या किया अभी तक के 7 साल में? इन लोगों ने क्या किया वहां पे? सिर्फ ये किया था कि बहुत बड़ा सवाल आपने छोड़ दिया, बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया पीटीआई की मरकजी हुकूमत पर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पे, जहां 7 साल से पीटीआई की हुकूमत है। मैं ब्रेक ले लेता हूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फेटफ के हवाले से पाकिस्तान की आलमी ऑब्लिगेशंस हैं, आलमी जिम्मेदारी हैं, वो भी पूरा करनी है और अपोजिशन कह रही है कि इंसानी हकूक़ का भी ख्याल रखना है। क्या कोई ऐसा इसमें बैलेंस हो सकता है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, वजीर आज़म को अपोजिशन के रवैये के बाद कहना पड़ा कि फैटफ के हवाले से अपोजिशन और भारत एक पेज पे हैं। ये क्यों कहना पड़ा है जी? इसलिए कि इमरान खान और भारत एक पेज पे है। इमरान खान ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को जीतना चाहिए, अगर नरेंद्र मोदी जीत जाएगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। रिजल्ट क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी तो जीता, मगर उसने फिर कश्मीर के साथ जो जुल्म किया है, जो 72 साल में किसी को जुर्रत नहीं हुई, वो काम कर गया, क्योंकि उसका सपोर्टर और उसका हिमायती और उसका इत्तेहादी इमरान खान था। तो वो पाकिस्तान को भी तकसीम किया, अपोजिशन को और पाकिस्तानी कौम को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो दोस्त तो वो है इंडिया के, हम तो नहीं है। दोस्त तो वो है, वो तो जाते हैं बैठे रहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब हमें टाइम दे, हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, हम आए इस मुल्क में कमेंट्री करने के लिए। तो जनाब हमारा कोई मसला नहीं। अब रह गया एफएटीएफ, तो एफएटीएफ के आड़ में आप इंसानी हुकूक को पामाल ना करें। आप वो ड्रैकोनियन लॉ लेके नहीं आ सकते इस मुल्क में कि पहले इस मुल्क में लोगों के साथ बड़ी जबर किया, इस हुकूमत ने ज्यादती की है, लोगों को बेरोजगार किया, जबरी बेरोजगार। आपके मीडिया पे बहुत ज्यादा हमला हुआ, आप देखें ना क्या हुआ। आज भी मीर शकील उर रहमान जेल में है, किस बात पे, किस बुनियाद पे? आपके कमर्शियल्स रुक गए, आपके इश्तहारात रोक दिए गए। तो ये जो एफएटीएफ का बहाना बना के ये पाकिस्तान में हर वो सेगमेंट को दबाना चाहते हैं जो इमरान खान की नाहली पे और मौजूदा पॉइंट आ गया। इधर रुकिएगा। एजाजुल हक साहब, ये फरमाइए, क्या वाकई फैटफ के हवाले से आलमी जिम्मेदारियां पाकिस्तान ने पूरी करनी है? वजीर आजम जो कह रहे हैं, क्या वाकई अपोजिशन की पार्टीज भारत की हम ख्याल हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में बहुत लाइन को क्रॉस करने वाली बात है। इतनी आगे नहीं जाना चाहिए कि आप ऑपोजिशन को बिल्कुल ही गद्दार कह दें। लेकिन ये भी निहाल हाशमी साहब मेरे भाई कह रहे थे कश्मीर के बारे में, तो हुकूमत ने तो कुछ ना कुछ नाअहली दिखाई है इसमें, यानी कि उस तरह से फॉलो अप नहीं किया, इंटरनेशनली इस इशू को उठाया भी है और नहीं भी उठाया, कोई डेलीगेशन नहीं गए, कोरोना बीच में आ गया। लेकिन ऑपोजिशन ने कश्मीर के बारे में क्या किया? कहाँ कोई जलसा हुआ, कहाँ कोई जुलूस हुआ, कहाँ कोई सेमिनार हुआ, कहाँ इस इशू को उठाया गया? तो अब एफएटीएफ में हुकूमत को चाहिए था
कि जहां जहां पर हम पर पाबंदियां लग रही हैं, जहां जहां पर हमें उन्होंने कहा गया है कि आप एक्ट करें, तो उसकी कोई सफाई भी पेश करनी चाहिए। आपने बेगुनाह लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया और ये कह कर के ये दहशतगर्द हैं, हालांकि उनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये हुकूमत का काम था कि वो दुनिया को बताते कि ये ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप पाबंदी लगा रहे हैं या जिन पे आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। ना इन्होंने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, ना इनका कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है, बल्कि दुनिया ने उनको अवार्ड दिए हुए अर्थक्वेक के अंदर काम करने के लिए, फ्लड्स में काम करने के लिए और दीगर मामलात पर। तो हम अपने आप को मतलब कमजोरी है कि भारत जो है वो इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली प्रोएक्टिव है और हम जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं इन मामलात में। चाहे वो कश्मीर का मसला हो जाए, हम इस्लामी मुमालिक में भी उसको अच्छी तरह नहीं उठा सके। आपने हाल ही में देखा होगा क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन डेवलपमेंट्स में हम खामोशी से नहीं बैठ सकते। ये नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं आज और इस पे काम करना है। इधर रुकिएगा सेनेटर जाहिद खान साहब, FATF के हवाले से ज़ाहिर है ये चीज़ें सारी दहशतगर्दी से मुंसलिक हैं, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए ये इक़दामात ज़रूरी हैं। आपकी पार्टी तो ख़ुद दहशतगर्दी की विक्टिम रही है, फिर क्यों हुकूमत को मुश्तरका इजलास में जाना पड़ रहा है ऐसे बिल पास कराने के लिए जिनका ताल्लुक दहशतगर्दी या टेरर फाइनेंसिंग के ख़ात्मे से है? देखिए शौकत पाशा साहब, कानून जितने मर्जी बना दे, कानून आपके पास है भी। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उस नेशनल एक्शन प्लान से कौन से नुक्ते पे अमल हुआ आज तक? अगर आप उस पर अमल करते थे तो आपकी कम से कम आपके मुल्क के अंदर तो दहशतगर्दी तो खत्म करवा देते। आज तक तो किसी ने भी उस पर अमल नहीं किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये जो अभी नया कानून ला रहे हैं, अपोजिशन का खदशात है, वो खदशात यही है कि हमारे मुल्क में अभी 788 आपको कह रहे हैं दहशतगर्दी का दफा है। ये इसलिए उस वक्त जब भी वो कानून पास हो रहा था तो उसी वक्त भी खदशात हुई थी कि ऐसा ना हो कि ये फिर जो हुकूमत हो वो अपने मुखालिफ पोजीशन की किसी के खिलाफ इस्तेमाल करे। अभी आपका ये जो इमरान खान साहब है उसके खिलाफ या अलवी साहब या परवेज खटक या ये जो हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर है, इसके खिलाफ वो 788 का पर्चा दर्ज नहीं हुआ है। अब मुझे आप बता दें कि वो जलसा जुलूस जब करते हैं तो आप अभी भी जो मरियम का जुलूस था उसमें भी सब पे 788 आपने डाल दिया। तो ये खदशात होते हैं, जो अपोजिशन है उसको ये खदशात लग रहा है कि जो चीज आप बना रहे कि मैं एक बंदे को उठा देते, अभी आपके तो सहाफियों को भी इस्लामाबाद से उठाया जाते, आपकी मीडिया के लोगों को भी उठाया जाता है, गैब हो जाते हैं। तो फिर उस खदशात की नजर में वो कहते हैं कि इस पे कोई वो लगाना चाहिए। देखिए पार्लियामेंट को ओवरसाइज कमेटी होना चाहिए जो भी कानून बने, ताकि वो गलत इस्तेमाल ना हो, क्योंकि हमेशा के लिए ऐसा होता है कि हुकूमत अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होना होता है उनके खिलाफ तो इस्तेमाल ही नहीं होता है। आज तक अगर उनके लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होता तो आपके मुल्क में ये दहशतगर्दी की ये बड़ा पर्सपेक्टिव आपने एक दिया है। इधर रुकिएगा अब्बासी साहब, ये तो एक रीजनेबल बात है, अपोजिशन को डर होता है, अपोजिशन फिर तहफ़्फ़ुज़ात मांगती है। अगर इस तरह लोगों को जैसे उन्होंने एग्जांपल दी, इसमें तो फिर हुकूमत बजाय इसके कि मशावरत करती, इनको मनाती, इनके साथ, इसमें कौन सी बारगेन हो रही थी? वज़ीर आज़म ने कह दिया कि नहीं जी वो तो भारत और अपोजिशन एक पेज में, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे जब ये बात की उन्होंने। ऐसा पहली बात ये कि FATF की ग्रे लिस्ट पे मुस्लिम लीग नून में डाला पाकिस्तान को, PTI में नहीं डाला। इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि ये पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। ये पाकिस्तान की अंदर का कोई कानून नहीं है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। जब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन होती है उस अगर अपोजिशन टेबल, उसकी आड़ में इंसानी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटीज जो हैं वो जो हमने किया जाए, इंटरनेशनल कंप्लायंस करनी है, खुदा न खास्ता ना करें पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया तो आपको पता है पाकिस्तान की मईशत के यानी वो पाकिस्तान के सैंक्शन लग जाएंगी। आगे मईशत में हम महंगाई की वजह से परेशान है और जितने मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो बात कर रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। अगर कोई भी FATF के खिलाफ वोट देगा हम समझेंगे कि वो इंडिया के साथ है, बस दूसरी बात कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। FATF की लिस्ट से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून ने फंसाया है
इंडिया चाहता है कि ब्लैक लिस्ट हो। अब पाकिस्तान में कौन कौन उसके खिलाफ वोट देता है कल हम कौम के सामने एक्सपोज करेंगे। ये कहानियां नहीं है, दिस इज अ ट्रू। वैसे निहाल हाशमी साहब वकील हैं। निहाल हाशमी साहब ये जो बात कर रहे हैं कि हमने कंप्लाई करना है FATF रिजीम की तरफ से दिए गए गाइडलाइंस को, तो फिर अपोजिशन उल्टा सपोर्ट करे कि मुल्क किसी तरह से ब्लैक लिस्ट ना हो, मुल्क ग्रे लिस्ट से भी निकल आए, रुकावटें डाली जा रही हैं। फिर देखिए FATF से मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में लाया था और ग्रे लिस्ट से क्लियर करवा दिया था। ये रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। दूसरी बात, FATF के आड़ में जो आपने दफात लगाए हैं कि आप 6 महीने में किसी भी 6 महीने के लिए किसी भी शहरी को उठा करके बंद कर दें, तो इमरान खान साहब और हुकूमत के ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये अपने मुखालिफिन 6 महीने कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सिर्फ इतनी बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग कॉग्निजेबल है। ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे बड़ी मौजूदा हुकूमत के दोस्तों ने की है, सबसे ज्यादा बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इनके दोस्तों ने की है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 6 महीने वाली कोई बात नहीं है निहाल साहब, 6 महीने वाली कोई बात नहीं। आप मुझे वो कानून ला के दिखाएं। बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पामाल करना चाहते हैं। आप अपने हक हुक्मरानी को कायम करने के लिए मैं तो वजाहत चाह रहा था कानूनी तौर पर, वो आपने दे दी। बहरहाल बहुत शुक्रिया सेनेटर निहाल हाशमी साहब, एजाज उल हक साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया, अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।